नमस्कार। गुड इवनिंग ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। और जो भी कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आज के वेबिनार में रखा है वो सारे प्रैक्टिकल लर्निंग से रिलेटेड है। यानी कि जो भी ट्रेडिंग हम लोग हर दिन डे टू डे करते हैं, क्या क्या हमारी मिस्टेक्स हो सकती है, या फिर एक जो कॉमन ट्रेडर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और किस तरीके से कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में रिसर्च करना चाहिए, क्या डेटा पॉइंट देखना चाहिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन चेन के बारे में सीखा है, आज हम ऑप्शन ग्रीक्स और वॉलेटिलिटी स्क्यू के बारे में सीखेंगे। कल वीकली एक्सपायरी है, और आने वाले समय में अब वीकली एक्सपायरीज केवल निफ्टी और सेंसेक्स में होगी नवंबर ऑनवर्ड्स। तो ऑप्शंस के डेटा को हम इस तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से एक्सपायरी को प्रिडिक्ट कर पाएं, और उसके लिए हम ऑप्शन पेन थ्योरी के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे आज। और क्या क्या रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स हैं, किस तरीके से वो आप डेटा ले सकते हैं, जैसे एनएससी की वेबसाइट से क्या क्या डेटा आपके लिए रेलेवेंट है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करें जो वैल्यू फॉर मनी हो, यानी कि बहुत कॉस्टली भी नहीं हो, और अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं जहां से आप टेक्निकल चार्टिंग देख सकते हैं, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बिल्डर हम कैसे देख सकते हैं, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। ट्रेडिंग में जो फियर एंड ग्रीड हमें होता है कि हम ट्रेड लेने के बाद उसे रिस्क को कैसे मैनेज करें, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम कुछ कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब एजेंडा होगा जो हम करीब एक सवा घंटे में कवर करेंगे, और उसके बाद हम आज Q&A सेशन में चलेंगे। राहुल, माई पीपीटी इज विजिबल? राहुल, पीपीटी आ रही है? जी सर, पीपीटी दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें जो पॉइंट्स या एजेंडा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक तो मेन हम फोकस करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग रूल्स हम किस तरीके से डेवलप करें, और हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए या ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, और इसे किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग रूल्स को बनाने के लिए, और किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग प्लान्स को डेवलप, हमारे ट्रेडिंग प्लान्स क्या हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी क्या क्या इंडिकेटर्स आपको देखने चाहिए, वो इंडिकेटर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से वो डेटा को का इंटरप्रिटेशन होगा, और क्या क्या रिलेवेंट डेटा पॉइंट है और किस समय वो डेटा कैसे देखना चाहिए, ये हम मार्केट रिसर्च में बात करेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूजफुल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, क्योंकि आज के दिन में जो सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हम सभी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, हम सभी ऑप्शन में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, बट हमारे पास कोई रेलेवेंट टूल्स नहीं है। टूल्स का मतलब हो गया कि आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है नहीं हो, या हो सकता है आपके पास डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर नहीं हो, क्योंकि किसी भी फील्ड में एक टूल की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास अगर उसके टूल्स नहीं होंगे, लाइक ब्लड प्रेशर मशीन हो गई या ऑक्सीजन मशीन हो गई या एक्सरे मशीन हो गई, तो डॉक्टर कोई भी इंटरप्रिटेशन आपके हेल्थ के बारे में नहीं दे सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड चेकअप्स वगैरह के बाद ही कोई भी आउटपुट रिजल्ट्स निकलते हैं। वैसे अगर आप किसी भी सिविल इंजीनियर की बात करेंगे तो उसके भी अपने टूल्स होंगे, या कोई भी एक मैकेनिक की बात करेंगे, छोटे से छोटे गाड़ी मैकेनिक की भी, तो उसके अपने टूल्स होते हैं। उसी तरीके से हम जो ट्रेडर्स हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे तो 80% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स
स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ टूल्स नहीं है, और ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग डिपेंड करती है कि आपके पास कितने एडवांस टूल्स हैं, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, कितनी अच्छी नॉलेज है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जीरो सम गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हर आदमी प्रॉफिट बनाना चाहता है, बट अल्टीमेटली दिस इज अ जीरो सम गेम। तो विनर्स वही होते हैं जिनके पास प्रॉपर टूल्स हैं और नॉलेज हैं। जैसे अभी सेबी की रिपोर्ट आई, उसमें आपने देखा होगा कि 93% रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं और 6-7% ही प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो उसका मेजर डिफरेंस यही है कि उनके पास जो 6-7% प्रॉफिट बना पा रहे हैं, उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन है, एडवांस टूल्स है और नॉलेज है, जिसके कारण वो उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें भी अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है और अपने लॉसेस को कम करना है, तो हमें भी एक कोई ना कोई टूल्स होने चाहिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, ये मैं आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा। डेटा एनालिसिस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, और बेस्ट मेन क्या होना चाहिए कि हमें कॉस्ट इफिशिएंट भी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ रिटेल ट्रेडर हमारा बजट भी लिमिटेड होता है। तो हम कॉस्ट इफिशिएंट अगर सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए तो हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, डेटा। ऑप्शंस के लिए क्या क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम क्या क्या डेटा यूज करें। फिर स्टॉप लॉस टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो स्टॉप लॉस टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, और हम किस तरीके से किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और क्या क्या टेक्निक्स हम स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये एक लिवरेज काफी इंपॉर्टेंट है, ओवर लिवरेजिंग या ओवर ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं। तो हमें लिवरेजिंग को किस तरीके से यूज करें, पोजीशन मैनेजमेंट क्या होती है। फिर एक रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या रिस्क और क्या रिवार्ड पे हमें नॉर्मली ट्रेड लेना चाहिए ऑप्शन में। जनरली आप देखेंगे कि 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर इंट्राडे में मिल रहा है तो प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली बुक कर लेते हैं। बट अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि 1:1 या 1:1 से लो है, तो उस केस में आपको विनिंग रेशियो कम से कम 60-75% होगी, तभी आप नेट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अभी नॉर्मली रिटेल अकाउंट में ये देखा जाता है कि उनका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:1 या 1:<1 होता है। यानी अगर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 20 पॉइंट का और लॉस 25-30 पॉइंट का बुक कर रहे हैं, तो उस केस में आपको विनिंग रेशियो अगर 75% नहीं आएगी तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर फाइनली हम किस तरीके से अपने पोजीशंस को मैनेज करें, एंगर, फियर एंड एंग्जाइटी सबको मैनेज करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ट्रेडिंग, ज़्यादातर जो हम लोग मेन जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि आप किस लेवल पे एंट्री करते हैं और किस लेवल पे एग्जिट लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा, आपको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे। बट हमें एंट्री एंड एग्जिट को काफ़ी प्लान करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे कि एंट्री के लिए कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, वो रूल्स आइदर वीवैप के आसपास एंट्री करने की कोशिश करते हैं, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे रूल्स एंट्री के डिफाइंड होने चाहिए, और ज़्यादातर रैंडम एंट्री हमें अवॉइड करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में मूव होने के बाद अगर हम एंट्री करेंगे तो वो हमारे लिए बैकफायर कर सकती है। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ऑप्शंस में आती है वो एंट्री रूल से रिलेटेड होती है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन फिर भी आप पकड़ सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा और चार्ट्स को देख करके। बट डायरेक्शन सही होने के बाद भी कई बार हमारी एंट्री सही नहीं होने के कारण ऑप्शन में लॉसेस हो जाते हैं। तो एंट्री के ऊपर वर्क करना, एंट्री के ऊपर आपको स्टडी एंड फोकस करना, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शंस के लिए। और ज़्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग में हैं, क्योंकि अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो फिर तो आप दूर दूर की ऑप्शंस राइट करते हैं और टाइम वैल्यू डीके के ऊपर आप वर्क करते हैं। बट अगर आप ऑप्शन एज अ बायर प्ले कर रहे हैं तो आपके साथ वहाँ बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायरेक्शन इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर ऑप्शन बायर। दूसरा, टाइम वैल्यू डीके भी काफ़ी हद तक नेगेटिव प्ले करता है ऑप्शन बायर के लिए। ये सब अभी हम ग्रीक्स में समझेंगे कि कितना ज़्यादा ऑप्शन टाइम वैल्यू डीके आपको इम्पैक्ट कर सकता है।
तो हमारे लिए एंट्री ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंट्री को कैसे प्लान करना चाहिए। और फिर एग्जिट, यानी कि एग्जिट का मतलब हो गया कि अगर आपका डिफाइंड लॉस से भी आप एग्जिट ले सकते हैं या फिक्स स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, तो एग्जिट रूल्स भी आपके क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस की नॉलेज, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस आनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको कम से कम ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है या साइडवेज है। अगर हमें बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है और डेटा एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। और उसके लिए हमें एफर्ट, अगर हम फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ समय दे करके, एफर्ट लगा करके एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखना चाहिए, ताकि हम एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकें। और डेटा एनालिसिस हल्का फुल्का आना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको काफ़ी लिमिटेड कैपिटल से और कम से कम लॉट साइज से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आने वाले समय में निफ्टी का लॉट साइज 60 होने वाला है, अभी 25 है, नवंबर ऑनवर्ड्स 60 का लॉट साइज हो जाएगा, तो आपकी रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लॉट साइज बढ़ रहा है। तो हमें सोच समझ के धीरे धीरे ही एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए अगर आप नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो। और अगर आप 2-3 महीने अच्छा कर पाते हैं, फिर ही आपको पोजीशन साइज बढ़ानी चाहिए। और इन द मीन वाइल टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए एक बुक है, द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी। ये बुक आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, बहुत बेसिक बुक है। अमेजोन में मिल जाएगी आपको, अमेजोन में करीब 1800 से 2000 की रेंज की ये बुक होगी। और ये बेसिक सीखने के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो आप इसको खुद से स्टडी करके सीख सकते हैं, किसी मेंटर की या टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से इस बुक में सारी कुछ समझाई गई है। तो ये बुक टेक्निकल एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छी है। आगे मैं आपको डेटा एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रेटजीज की भी बुक दिखाऊंगा, कि जिससे आप डेटा एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। बट इन द मीन वाइल टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप इस बुक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हमें चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं। तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, एक फैल्कन बोल के चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो वर्क करता है। बट फैल्कन 7 आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। फैल्कन इज़ अ वेरी गुड चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जो करीब मैं लास्ट 15 सालों से यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अब डेटा एनालिसिस के लिए आगे मैं बात करूंगा कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अब मिस्टेक्स में आए तो हमें एक ओवर ट्रेडिंग, हाँ, तो बेसिकली और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं। लॉस को कवर करने के लिए हम बार बार ट्रेडिंग करते हैं, तो इसे हम धीरे धीरे साइकोलॉजी को हमें कंट्रोल करना होगा। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के हमें ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ओवरनाइट कैरी अगर हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नेकेड ऑप्शंस ओवरनाइट कैरी करने से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर को लॉसेस अगर आप देखेंगे, तो वो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड में ही लॉसेस आते हैं। इंट्राडे में बहुत बड़े लॉसेस आपको फिर भी कंपैरेटिवली नहीं होते हैं, जितना कि ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड में होते हैं। तो ओवरनाइट अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको ओवरनाइट के लिए हेज स्ट्रेटजीज कैरी करनी चाहिए, जैसे बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड। और इसी तरीके पे एक मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, BTST इन इंडेक्स ऑप्शंस।
जिसके बेसिस पे आज 3 बजे हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज भी फ्लैश किया था कि कल की ओपनिंग मोस्ट लाइकली नेगेटिव होनी चाहिए। और अभी पता नहीं कल की ओपनिंग क्या होगी, तो अब से हर दिन हम 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 बजे के आसपास आपको एक मैसेज फ्लैश करेंगे जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन होगा कि कल की ओपनिंग क्या हो सकती है और आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आज का जो मैसेज फ्लैश है उसमें यही इंडिकेशन मॉडल दिखा रहा है कि कल एक नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए। तो अगर वो बीटीएसटी का मॉडल सही हुआ तो हम सभी को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और वो पूरा क्वांटिटेटिव बेस्ड मॉडल है जिसकी इंटरप्रिटेशन आज हम लोगों ने फ्लैश करना चालू किया है। जब मैसेज फ्लैश किया था उसके बाद 70-80 पॉइंट का एक फॉल भी निफ्टी में देखने को मिला। तो ये बेसिकली ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ओवरनाइट जो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए वो नेकेड ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए। आप हेज करके बियर स्प्रेड्स, बुल स्प्रेड्स ये कैरी करें, क्योंकि जो मेजर ऑफ द लॉसेस हमें होते हैं वो नेकेड ऑप्शंस में ही होते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम्स काफी तेजी से श्रिंक कर जाते हैं, फिर आप स्टॉप लॉस भी आपके स्टॉप लॉसेस काफी हद तक स्किप हो जाते हैं। नो क्लियर गोल और अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अब ये रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन ऑप्शन ट्रेडर्स की होती है, वो अगर आप किसी भी रिटेल से बात करेंगे तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एक साल में मेरा रिटर्न करीब 200%, 300% ऑप्शंस में आ जाए। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑप्शंस में 200-300% रिटर्न साल का बने। एक एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए कि अगर आप साल में, क्योंकि आप रिस्क की काम कर रहे हैं तो रिस्क अगर ले रहे हैं तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर मेरा 30 से 50% के बीच में आफ्टर कॉस्ट अगर रिटर्न बनता है ऑन माय कैपिटल पर एनम, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए माना जाएगा। जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे तो एवरेज 18 से 24% ऑप्शन राइटर्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मुझे एक साल में बने, क्योंकि उनकी जो प्रीमियम कैप्चर वो करते हैं वो करीब करीब 1.5% के आसपास का मंथली प्रीमियम वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बायर हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन 30% से 50% से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अगर हम ओवर एक्सपेक्टेशन लेंगे कि 100%, 200% होगी, तो अल्टीमेटली हम ज़्यादा रिस्क लेंगे और हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव चला जाएगा। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। अब किस तरीके से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे एक तो आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि मुझे, गोल का मतलब हो गया कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब भी आप पोजीशन स्टार्ट करें इंट्राडे में, तो गोल का मतलब हो गया कि आपका क्लियर, जब भी आप पोजीशंस ले रहे हैं तो आपका ये क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि जो पोजीशंस मैं ले रहा हूँ कॉल या पुट में, ये आज के दिन ही मुझे स्क्वायर ऑफ करनी है या मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है। अगर आपका ये गोल क्लियर है तो उसी गोल के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस या अपने मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आप इंट्राडे ले रहे हैं तो आपका जो व्यू होगा, वो जो डेटा देखने का नजरिया होगा, वो इंट्राडे पे फोकस्ड होगा। और अगर आप इस व्यू से ले रहे हैं कि मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो फिर आपकी एनालिसिस उसी हिसाब से होती है। हम लोग ज़्यादा फोकस इंट्राडे पे कर रहे हैं, तो इंट्राडे पे अभी मैं डिस्कस ज़्यादा करूंगा। तो बेसिकली अगर हम इंट्राडे गोल है हमारा, तो सबसे फर्स्ट मार्केट खुलने के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है या साइडवेज है। क्योंकि मार्केट 9:15 बजे खुलेगी और 9:15 बजे खुलने के बाद आप 9:30 बजे कई ट्रेडर्स पोजीशंस बनाते हैं। तो उस समय 15 मिनट का चार्ट्स, अगर आप चार्ट्स देख रहे हैं तो आपके पास केवल इंट्राडे में 15 मिनट का ही चार्ट्स है। अगर आप 10 बजे डिसाइड कर रहे हैं तो 45 मिनट्स का चार्ट है। तो इतने कम डेटा पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का क्या ट्रेंड बनने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंट्राडे में, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है या साइडवेज है, तो उसके लिए मार्केट को आपको टाइम देना चाहिए ट्रेंड बनने में। एक तो हो गया कि प्रीवियस डे के ट्रेंड पे आप आज करंट डे का ट्रेंड डिसाइड करें। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है और आपका ये गोल है कि आप अपनी पोजीशंस को 2 दिन 3 दिन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप स्प्रेड्स में कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लेकर के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट जब आपका गोल ये है कि आप इंट्राडे में ही ट्रेड करना चाह रहे हैं और इंट्राडे के डेटा के ऊपर आपका फोकस्ड है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी,
तो उस केस में आपको फर्स्ट हाफ डेटा को इंटरप्रिटेशन की टाइमिंग आपकी होनी चाहिए, यानी कि 9 से 11 के बीच में मार्केट ट्रेड जो करता है उससे आप एक ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल हायर बॉटम्स बन रहे हैं या हायर टॉप्स बन रहे हैं, या किस तरीके से पीसीआर का डेटा बन रहा है, वीवैप का क्या रिएक्शन है, सपोर्ट लेवल क्या बन रहे हैं, रेसिस्टेंस लेवल क्या बन रहे हैं। ये सब मार्केट के खुलने के बाद, मार्केट में ट्रेड होने के बाद आप डेटा को विजुअलाइज करके, डेटा को देख करके एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 9 से 11 आपका डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड होना चाहिए, और 11 बजे के बाद 11 से 3 आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन पीरियड होना चाहिए। और अगर आपसे ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं मुझे पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ, लंबे चार्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। बट उस केस में आपको हेजिंग या स्प्रेड से करनी चाहिए, नेकेड ऑप्शंस अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक तो गोल हमें डिफाइन कर दिया कि हमें क्या करना है। ये हर ट्रेडर के ऑप्शन ट्रेडर के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए लेते हैं और लॉस होने के कारण हम उसे ओवरनाइट पोजीशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा लॉस ऑप्शंस में हो जाता है। तो अगर हम इंट्राडे के लिए ले रहे हैं तो हमें इंट्राडे ही उसे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, आइदर लॉस हो या प्रॉफिट हो। और अगर हम कैरी फॉरवर्ड के लिए ले रहे हैं तो हमारी उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो हेज होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए, रैदर की प्रॉफिट बनाना। अगर हमारा कैपिटल सेफ है तो हम कल भी ट्रेड कर सकते हैं, परसों भी ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर हमारा कैपिटल लॉस होने के कारण कॉन्फिडेंस का भी लॉस होता है, और हमारा ट्रेड लेने की जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी हम लूजर्स हो जाते हैं, और हमारा कैपिटल भी इरोड हो जाती है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी एम हर ट्रेडर का ऑप्शन ट्रेडिंग में होना चाहिए। और जैसा कि हमें ये बुलिश, बेयरिश और साइडवेज मार्केट ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, और ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अभी देखिए, मैंने आपके सामने निफ्टी का आज का ये ग्राफ खोला है। ये आज का निफ्टी का ग्राफ है, और इसमें एक सिंपल लेमैन तरीके से अगर हम समझें तो हमें डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक तो वीवैप से ऊपर और एक वीवैप से नीचे। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कैंडल में मार्केट वीवैप से नीचे आ गई। ये अप्रोक्सीमेटली क्लियरली अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग वीवैप से नीचे है। और सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब तक मार्केट वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ब्लू लाइन इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। टिक टिक ये जो लाइन दिख रही, दिस इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब सुबह ये मार्केट खुलने के बाद ये एक पॉजिटिव मूव देखने को मिली हमें। तो जब तक मार्केट वीवैप के ऊपर है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर है, तब तक हम ये कंसीडर करते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब हो गया कि जो भी वॉल्यूम सुबह से हुए हैं, यानी यहाँ से खुलने के बाद जो भी वॉल्यूम हुए हैं उसकी एवरेज क्या आ रही है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी जो ओपनिंग कैंडल है 930 की, 930 की जो ओपनिंग कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल है, इसका वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम, ये सारे जो भी वॉल्यूम्स हुए इस कैंडल में, इन सब का एवरेज ये वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इस एवरेज से ऊपर अगर मार्केट ट्रेड हो रही है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और उसके बाद आप चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। बट इस कैंडल के नीचे, इस वीवैप के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव देने लग जाए तो वहां पे ये होगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जैसे आज के दिन में सुबह से डेटा, अब ये तो हो गया कि एक वीवैप, दूसरा डेटा हम लोग यूज करते हैं पीसीआर का डेटा, पुट कॉल रेशियो।
अभी पुट कॉल रेशियो में वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं और पुट कॉल रेशियो में चेंजेस काफी दिख रहा है। उसका रीजन ये हुआ है कि जब से सेबी की अनाउंसमेंट आई है कि कई सारे जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अब नवंबर ऑनवर्ड्स वो खत्म हो जाएंगे और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। और निफ्टी और सेंसेक्स में मोस्ट लाइकली वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। तो कई सारी पोजीशंस जो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईज या हेज फंड्स की थी वो पोजीशंस अब लिक्विडेट हो रही है। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था वो कंपेरेटिवली अभी ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है। अभी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊंगा, उसमें आपको ये देख के लगेगा कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की रेंज में ही केवल ओपन इंटरेस्ट अभी है। और इंट्राडे में जो अर्लियर वेडनेसडे को, आज जैसे वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले जो ओपन इंटरेस्ट 50 लाख, 60 लाख एक एक स्ट्राइक्स पे बिल्डअप हुआ करता था, अभी वो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप केवल 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं। यानी कि मार्केट में जो पोजीशंस है वो पोजीशंस उतनी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बिल्टअप हो रही है, वो पोजीशंस कम बन रही है। यानी कि मार्केट में ओपन जो इंटरेस्ट हो रहा है वो सेबी के इस डिसीजन के बाद मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है। और 15-20 लाख का शेयर का ओपन इंटरेस्ट काफी कम ओपन इंटरेस्ट है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफी फास्ट मूवमेंट भी आ रही है, वॉलेटिलिटी भी आ रही है, क्योंकि डेटा कम है। डेटा कम होने का मतलब होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है और मार्केट में मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेजी से आ रही है और डेटा चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि सुबह मार्केट में काफी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो आपने पीसीआर का डेटा तो देखा होगा कि पीसीआर काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव था आज का। बट उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी काफी रेलेवेंट है, क्योंकि पीसीआर इज अ रेशियो। तो रेशियो में अगर आप देख रहे हैं कि एक साइड अगर 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, दूसरे साइड 20 लाख का पुट में ओपन इंटरेस्ट है, तो रेशियो आपको 2 दिखेगा। तो वो ठीक है कि ओपन इंटरेस्ट आपको 2 दिख रहा है, तो हम ये व्यू बना लेंगे कि पॉजिटिव है मार्केट। बट आपको ये भी देखना जरूरी है कि वो जो रेशियो 2 जो कैलकुलेट हो रहा है उसके पीछे कितना ज्यादा पोजीशंस उसके पीछे बनी हुई है। अगर पोजीशंस कम बनी हुई है तो वो रेशियो रिस्की भी रेशियो हो सकती है, क्योंकि जितनी पोजीशंस कम रहेगी इसका मतलब हो गया कि वो कम पोजीशंस के साथ पीसीआर के डेटा की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी हमें आगे नवंबर ऑनवर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा का सारा वॉल्यूम है वो निफ्टी की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि जो फिन निफ्टी है वो मंथली में चली जाएगी, बैंक निफ्टी भी आपकी मंथली हो जाएगी, मिड कैप वगैरह भी मंथली हो जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा स्प्रेड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, प्रीमियम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और लॉट साइज भी बढ़ जाएंगे। तो उस केस में जो ऑप्शन ट्रेडर्स होंगे उसके पास बेहतर और लो रिस्क और हाई लिक्विडिटी प्रोडक्ट निफ्टी और सेंसेक्स हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर ऑनवर्ड जब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो मूव करने लगेगा निफ्टी की तरफ। और इससे आपके पीसीआर जो हम लोग फॉलो करते हैं इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में डेटा का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अभी इन द मीन वाइल अभी करंट सिचुएशन में डेटा की पोजीशनिंग कम है, जिसके कारण आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा देख पा रहे हैं। तो आज जैसे आप देखेंगे कि इस लेवल पे भी डेटा पॉजिटिव था और यहाँ से ये बाउंस मिला, तो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। ये इस लेवल पे लॉजिकली वीवैप के ऊपर बंद होने पे कॉल ऑप्शन लेना बनता था और वहां से मार्केट में बाउंस भी आया। जो कॉल ऑप्शन पे अटेम्प्ट किया था वो 25,200 वाली नेक्स्ट वीक की, वो करीब 20-22 रुपया ऊपर भी गई, फिर वापस वो नीचे की तरफ आ गई और ये लेवल था जहां पे हम लोगों ने कॉल एग्जिट किया। नाउ अब ये वीवैप के नीचे क्लोजिंग हुई, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाएं। और ये वीवैप के नीचे क्लोज हुई और यहां से ये ट्रेंड नेगेटिव हो गया। अब आप ये देखिए, ये वीवैप पे रिजेक्शन हुई और दिस वाज द सिग्नल जहां पे हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए था। और इसके बेसिस पे आज हम लोगों ने बियर पुट स्प्रेड ट्रेड किया, जिसमें प्रॉफिट भी मिला। और लॉजिकली अगर हम इस लेवल पे कोई भी पुट ऑप्शन इस रिजेक्शंस पे ट्रेड किए होते तो आपको एक प्रॉफिट मिलता। तो ये जो डेटा है, डेटा का चेंजेस इस लेवल पे आने लगा और वीवैप के नीचे हम कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे थे। तो इस स्लाइड से सीखने की चीज क्या है, हमें ये देखना है कि पूरे दिन में वीवैप के ऊपर कितनी कैंडल्स क्लोज हो रही है और वीवैप के नीचे कितनी कैंडल्स क्लोज हो रही है। ये जो मैंने कैंडल लगाई है ये आपके सामने 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है, 15 मिनट्स की कैंडल लगी हुई है।
अब सपोज कीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि वीवैप के ऊपर कितनी कैंडल्स बंद हुई हैं आज और वीवैप के नीचे कितनी कैंडल्स बंद हो रही हैं। अगर प्रीवियस 3 कैंडल्स लास्ट 3-4 कैंडल्स वीवैप के नीचे अगर बंद हो गई तो इसका मतलब ट्रेंड इन चेंज होने के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स प्रीवियस कैंडल्स वीवैप्स के नीचे बंद हो रही है। वीवैप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि ये पूरे जो भी वॉल्यूम सुबह से हुए उसकी एवरेज है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स, मूविंग एवरेज, ये सब सीखने होंगे। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड डेवलप हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड धीरे 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 नेगेटिव की तरफ मूव करता चला गया। इसी को सपोज कीजिए मैं कल के डेटा में लेके आता हूँ, प्रीवियस डे में। अगर आप एक एग्जांपल समझते हैं तो कल का डेटा अगर आपको ध्यान हो, कल 8 अक्टूबर था और 8 अक्टूबर को डेटा काफी हद तक पॉजिटिव था। कल इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आए थे और वो रिजल्ट तो बाद में शाम को क्लैरिटी मिली, बट सुबह से ही मार्केट खुलने के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव था और हम लोग कॉल साइड में प्ले कर रहे थे। अब डेटा में आप देखेंगे तो ये वीवैप, ये प्राइस है और ब्लू लाइन इज अ वीवैप लाइन। और यहाँ पे आप देखें कि एवरी टाइम ये वीवैप के आसपास आ रही थी और मार्केट में बाउंस आ रहा था। और ये दो अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड में मिली होगी। ये एक तो हमें ये वाला ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। पीसीआर का जो डेटा था वो पॉजिटिव था। तो हमें क्या करना है, हमें कॉल ऑप्शन पे बेट करना है। और कॉल ऑप्शन पे कब करना है, जब वीवैप के ऊपर प्राइस चलने लगे। और ये दूसरी अपॉर्चुनिटी कल मिली। कल भी 8 तारीख को मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, बट कॉल ऑप्शंस बायर को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो इस तरीके से बेसिकली हमें इंट्री और ट्रेंड, ये दो चीज पे फोकस करना चाहिए। इंट्री के लिए आपको वीवैप या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आप यूज कर सकते हैं। वीवैप पूरे दिन का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हो गई। और वीवैप पे हमें ये देखना होगा कि रिवर्सल कैंडल बन रही है कि नहीं। कई बार हम ये सोचते हैं कि वीवैप जैसे टच होती है वहां पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, वो एक रॉन्ग इंट्री मेथड है। क्योंकि वीवैप पे हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि वहां पे रिजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज का अगर आप चार्ट देखें तो वीवैप पे ये कंफर्मेशन कैंडल थी, बट ये कैंडल कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे वीवैप के आसपास मार्केट आई और फिर नेक्स्ट कैंडल भी नेगेटिव कैंडल थी। बट अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे तो वीवैप के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन कैंडल थी। अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है और वीवैप के आसपास मार्केट आने के बाद जो अगली कैंडल है वो वीवैप के ऊपर अगर बंद हो जाए तो ये आपको एक कंफर्मेशन देता है कि मुझे यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू मार्केट का डेटा पॉजिटिव है। अगर सपोज कीजिए कि मार्केट का डेटा नेगेटिव है तो उस केस में ये वीवैप के आसपास ये रिजेक्शन कैंडल आपको कंफर्मेशन देती है कि मुझे पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। तो वीवैप पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वीवैप के आसपास आने के बाद कैंडल, अगर हम डेटा पॉजिटिव है तो हमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन हर हालत में चाहिए, वो भी क्लोजिंग कैंडल और 15 मिनट की क्लोजिंग कैंडल। और नेगेटिव है तो डाउन क्लोजिंग कैंडल चाहिए। इससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी एंट्री में काफी हद तक बढ़ सकती है। तो एंट्री के लिए क्या तो आप इसे यूज कर सकते हैं, या दूसरा हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज करते हैं जो डे लो से 11 बजे तक का डे हाई है। ये मैंने प्लॉट किया अभी आपके सामने। डे लो से 11 बजे तक का डे हाई मैंने प्लॉट किया और इसके बाद इसके 61% रिट्रेसमेंट पे अगर रिवर्सल बने तो हम कॉल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी पावरफुल एंट्री लेवल्स हैं, इसे हम समझते हैं कैसे हम इसे यूज करते हैं। मैं फिर से आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। इसका रूल क्या है कि मार्केट में जब मार्केट आपको 9 बजे से 11 बजे तक का एक टाइम प्लॉट कर लेना है। ये हो गया आपका 9 से 11 बजे तक की कैंडल। ये 9 से 11 बजे तक का मार्केट हो गया।
अब इस 9 से 11 बजे का हाई लो के बीच में आपको रिट्रेसमेंट प्लॉट करनी है। अगर आप ट्रेंड है तो लो से हाई, ये मैंने रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दी। अब रिट्रेसमेंट में 61% रिट्रेसमेंट लेवल्स यहाँ पे आई है, देखिए ये 61%, ये दिस इज अ 61%, ये 61% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मार्केट 61% के आसपास आता है ड्यूरिंग द डे आफ्टर 11 o'clock, हमें एक तो जो हम ट्रेडिंग में गलती करते हैं कि हम मार्केट को चेज करते हैं और हम ऑप्शन में फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण कई बार जंप करके लेते हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और हमें रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि 61% रिट्रेसमेंट आने के बाद अगली कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी और इस कैंडल पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट की, बट फॉर अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट वापस से ये रिवर्स आई और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर गए विथ अ स्मॉल लॉस। बट ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपकी बनती थी क्योंकि एक तो वीवैप के ऊपर मार्केट बाउंस किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीसीआर का डेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12:15 12:30 पे पॉजिटिव है। एंड पॉइंट नंबर 3, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% पे ये रिवर्सल कैंडल बन रही है, तो ये आपका वैलिड ट्रेड बनता है। और ट्रेड लेने के बाद क्या होगा ये आपको उस समय पता नहीं होता है, बट यस, ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ से 20-25 पॉइंट ऑप्शंस ऊपर गई, बट वापस से वो नीचे आ गई। तो एंट्री समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए। तो जो नॉर्मली हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट एंट्री लेने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट एंट्री हो गई। तो हमें ऑप्शंस में ये ब्रेकआउट एंट्री अवॉइड करनी चाहिए और हमें रिट्रेसमेंट या वीवैप एंट्री पे फोकस करना चाहिए, खास तौर से अगर हम इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये कैंडल आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और उसके बाद फिर वापस मार्केट में पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट देखा गया। ये दिस इज सॉरी, अभी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं ये रॉयटर्स है। आप ये सारे फीचर्स फैल्कन में भी देख सकते हैं और वो वैल्यू फॉर मनी है। रॉयटर्स कंपेरेटिवली थोड़ा कॉस्टली है, बट इसमें न्यूज़ वगैरह ज़्यादा मिल जाती है तो हम लोग रॉयटर्स को यूज़ करते हैं। फैल्कन और रॉयटर में मेनली डिफरेंस ये है कि वहाँ पे न्यूज़ आप ट्रैक नहीं कर सकते और रॉयटर्स में आप वर्ल्ड के सारे वर्ल्ड मार्केट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके न्यूज़ को लाइव ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, बट ये कंपेरेटिवली कॉस्टली है। तो फैल्कन इज़ अ बेटर ऑप्शन जो मैंने आपको चार्टिंग के लिए दिखाया, और सारे फीचर्स इनफैक्ट इंडियन मार्केट से रिलेटेड रॉयटर से ज़्यादा फीचर्स आपको फैल्कन में मिलते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप रिट्रेसमेंट देखते हैं तो ये रिट्रेसमेंट पे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें नहीं दिखा। अब बैंक निफ्टी में ये वीवैप है, कई ट्रेडर्स ने आज ये सोचा होगा कि वीवैप पे मुझे एंट्री करनी चाहिए, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं है। सेकेंड, 61% रिट्रेसमेंट पे भी रिवर्सल नहीं है। 78% के आसपास यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना है, 78% के आसपास। अब इस लेवल पे आपको ये चेक करना है कि पीसीआर का डेटा क्या बन रहा है। यानी कि मैं इस पूरे स्लाइड में ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस लेवल पे रिवर्सल कैंडल बन रही हो या आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना चाह रहे हैं, वहां पे आप पीसीआर डेटा चेक कर लें कि अगर वो डेटा पॉजिटिव है और रिवर्सल कैंडल बन रही है तो फिर आप प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे रिवर्सल पे इनिशिएट किया होता तो एक मूव मिली है, ये मूव करीब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट का अब बाउंस था, उसके बाद फाइनली मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। तो इस तरीके से हमें एंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए और किस तरीके से हमें बुलिश, बेयरिश और साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और तो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारा गोल्स क्या होना चाहिए और हम बुलिश, बेयरिश और साइडवेज मार्केट कैसे निकालें, और फिर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम वीवैप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज कर सकते हैं।
कई सारे ट्रिक्स हो सकते हैं, आप सपोर्ट लेवल यूज करें, आप रेसिस्टेंस लेवल यूज करें। जो वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडर्स हैं वो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, कई लोग ऑर्डर प्रोफाइल भी यूज करते हैं, वो अपनी अलग अलग मेथोडोलॉजी है। जो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च लगी वो वीवैप एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो सकती है। अगर आप एडवांस लेवल में जाएं तो आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, ऑर्डर फ्लो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। वो भी काफी पावरफुल टूल्स हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट आप डिसाइड करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटजी सिलेक्शन है कि आप नेकेड ऑप्शंस खरीदेंगे वहां पे या हेज ऑप्शंस लेंगे। वो डिपेंड करता है कि वोलेटिलिटी कितनी है, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको सही एंट्री पॉइंट मिल रहा है, यानी आपको वीवैप पे रिवर्सल कैंडल मिल रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी रिवर्सल कैंडल मिल रही है, तो फिर आपके पास ये डिसीजन लेना है कि मुझे नेकेड ऑप्शंस लेनी चाहिए या हेज ऑप्शन लेनी चाहिए। और फिर पोजीशन साइज आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितने लॉट्स में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम हर ट्रेड में कुछ भी पोजीशन साइज आप बना रहे हैं, यानी एक ट्रेड में आपका 10 लॉट है, अगला ट्रेड में 5 लॉट है। आपका पोजीशन साइजिंग फिक्स होनी चाहिए हर ट्रेडिंग के लिए, और स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड होना चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आया कि हर ट्रेड की डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं वो टाइम स्टैम्प के साथ आपके पास डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। नॉर्मली आप दिन के 1 या 2 ट्रेड लेंगे अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपको आप ऐसा जर्नल या एक बुक या एक एक्सेल आपको जरूर मेंटेन करनी चाहिए कि मैंने किस डेट को कौन सा ट्रेड लिया और उसके पीछे क्या मेरे रीजंस या क्या लॉजिक्स थे। और फिर वंस इन अ वीक, एवरी वीकेंड को, सैटरडे संडे को, जब भी आपको समय मिले, आप अपने प्रीवियस ट्रेड्स को जरूर एनालाइज करें कि क्या क्या मैंने ट्रेड्स लिए और उसमें क्या मिस्टेक्स किए और क्या मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड में क्या देखा जिसके कारण वो प्रॉफिट हुआ। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है अपने जो मिस्टेक्स है उसको ओवरकम करने में। और हर ट्रेड का विथ टाइम स्टैम्प और विथ रीजनिंग आपको जरूर उसकी एक डायरी बना के नोट डाउन करना चाहिए। और जब समय मिले आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल है तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बैक टेस्ट करने से भी कई बार आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि बैक टेस्टिंग हमें करनी क्यों चाहिए। बट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम यू ट्रेड। अब जैसे कुछ रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, आपको ये आइडिया होगा कि ट्रेड आफ्टर 11:30। अब ये सब के बाद कुछ नोट डाउन बड़े सिंपल रूल मैंने डिजाइन किए हैं और जो हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड आफ्टर 11:30, आइडेंटिफाई ट्रेंड विथ पीसीआर, और इंटर कॉल एंड पुट क्लोजर टू वीवैप और विथ पीसीआर डेटा। और इसमें मेन एक मिसिंग ये है कि रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए, रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए। अगर आपके पास रिवर्सल कैंडल नहीं है तो हमें एंट्री नहीं करनी है, रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए। टारगेट आपका 30 से 40 पॉइंट, स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट, अगर आप वीवैप कैंडल पे या रिवर्सल पे एंट्री कर रहे हैं तो। अब हम इस पॉइंट्स पे आते हैं कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एज अ रिसर्चर हमें क्या क्या पॉइंट्स को देखना चाहिए और क्या क्या रिलेवेंट डेटा हो सकते हैं। मार्केट रिसर्च के लिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या देखना चाहिए। तो एक तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% है। क्योंकि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है, नीचे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 33% है, और साइडवेज होने की भी प्रोबेबिलिटी 33% है। यानी कि जो कॉल बायर है अगर वो ऑप्शन खरीद रहा है तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% ही है। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी इसके चांसेस 33% होते हैं। तो हमें ये काफी कॉशियस हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही ट्रेंड में हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो प्राइस ट्रेंड, यानी कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी चीज होगी कि हमें प्राइस ट्रेंड फाइंड करना चाहिए कि बुलिश बेयरिश या साइडवेज मार्केट है। 1 मिनट।
बुलिश बेयरिश या साइडवेज मार्केट है। सेकेंड, हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये फाइंड करना काफी जरूरी है, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की किस लेवल से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है और सप्लाई आ रही है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और वॉलेटिलिटी देखनी आपके लिए जरूरी है। विक्स, हायर वॉलेटिलिटी सिग्नल मोर स्विंग्स, ये विक्स का जो डेटा है ये एनएससी की वेबसाइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सिंपल रूल ये है कि अगर कल की क्लोजिंग से आज की विक्स डाउन चल रही है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। विक्स जैसे आज अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह मार्केट 6% विक्स डाउन थी, 6% विक्स डाउन था खुलने के बाद। तो इसका मतलब मार्केट में खुलते ही हमें आप देखेंगे कि मार्केट में एक रैली बनी, फिर बाद में धीरे 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 विक्स ऊपर की तरफ चली गई। तो ये विक्स जो है, विक्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। विक्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर विक्स का ट्रेंड या विक्स डाउन चल रही है, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो विक्स एज अ रिसर्चर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बुलिश है या बेरिश है, ये आप प्राइस से देखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे। विक्स को हमें देखना जरूरी है कि विक्स कल से आज डाउन है या अप है। फिर मार्केट के सेंटिमेंट को समझने के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को यूज करते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट को समझने के लिए मेन दो टूल यूज किया जाता है। एक तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से आप पीसीआर रेशियो से आप निकाल सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा, विक्स से आप निकाल सकते हैं कि विक्स अगर ऊपर है तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, और विक्स अगर नीचे है, यानी विक्स अगर कल की क्लोजिंग से नीचे है, तो इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो अगर हम मार्केट सेंटिमेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मार्केट में तीन तरीके की एनालिसिस होती है। एक तो टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो आप चार्ट्स देख करके एनालाइज करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स, बार चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी चार्टिंग हो गया। दूसरा होता है डेटा एनालिसिस, जिसमें आप ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, डिलीवरी डेटा ये सब देखते हैं। और तीसरा होता है मार्केट का सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो जब हम सेंटिमेंटल एनालिसिस मार्केट की करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी की एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसमें दो सबसे सिंपलेस्ट टूल हैं। वन इज पीसीआर रेशियो, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको मिलती है, और दूसरा है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, यानी वो पॉजिटिव है, और विक्स इज डाउन, विक्स डाउन है, तो सेंटिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो हमें फिर प्राइस पे फोकस करना है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, रेसिस्टेंस लेवल क्या है, फिर हमें एंट्री पे फोकस करनी है। तो सेंटिमेंट अगर आपको मार्केट का समझना है, तो आप पीसीआर और वोलेटिलिटी इंडेक्स, इन दोनों से आप सेंटिमेंट को जज कर सकते हैं। एक मैं आगे आज डिस्कस करूंगा वोलेटिलिटी स्क्यू। वोलेटिलिटी स्क्यू का मतलब क्या हो गया कि हर स्ट्राइक्स की अपनी अपनी वोलेटिलिटी होती है, आईवी जिसे बोलती है। एक तो हो गया विक्स, हो गया वोलेटिलिटी इंडेक्स, हो गया विक्स। और एक होती है वोलेटिलिटी स्क्यू, जो हर स्ट्राइक्स की आईवी हो गई। हर स्ट्राइक्स की अपनी एक वोलेटिलिटी होती है। तो हम ये देखेंगे कि जो कॉल्स हैं, जैसे एट द मनी कॉल हो गई, उससे 3-4 स्ट्राइक ऊपर, 3-4 स्ट्राइक नीचे, उसकी क्या वोलेटिलिटी है। और पुट्स की भी 3-4 स्ट्राइक ऊपर, 3-4 स्ट्राइक नीचे, उसकी पुट्स की क्या वोलेटिलिटी है। तो ये बेसिकली वोलेटिलिटी स्क्यू क्या हो गई कि आपको ये बताती है कि डिमांड कॉल्स में ज्यादा आ रही है या पुट्स में ज्यादा डिमांड आ रही है। अगर वोलेटिलिटी स्क्यू कॉल की तरफ ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कॉल्स में ज्यादा डिमांड है कंपेयर टू पुट्स। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमें कॉल्स पे फोकस करना चाहिए। बाकी अदर फैक्टर्स भी आपको कंसीडर करने हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो आप एक एज अ ऑप्शन रिसर्चर यूज कर सकते हैं कि वोलेटिलिटी स्क्यू किधर चल रहा है। कॉल्स की तरफ अगर ज्यादा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 की जो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों हमने ले ली, और 25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसका आईवी आ रही है फॉर एग्जांपल से 16, और 25,000 की पुट की आईवी आ रही है 15.5। तो कॉल की आईवी ज्यादा है कंपेयर टू पुट, तो स्क्यूनेस किधर है, कॉल की तरफ है। तो इसका मतलब हो गया कि कॉल में डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू पुट। तो ये हम 3-4 स्ट्राइक्स को कैसे एनालाइज करेंगे ये मैं आगे समझूंगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि स्क्यूनेस को भी आप एज अ ऑप्शन रिसर्चर यूज कर सकते हैं, जो काफी हद तक
एक प्रिडिक्टिव अर्ली प्रिडिक्शन हमें देती है मार्केट के सेंटिमेंट्स की। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, मूविंग एवरेजेस, वीवैप आप यूज कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोलेटिलिटी क्रस या वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। वोलेटिलिटी क्रस या वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। वोलेटिलिटी क्रस का मतलब हो गया कि जो विक्स है वो अचानक से टूट जाए। ये नॉर्मली इवेंट के बाद होता है, जैसे कोई भी इवेंट है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी हो गई या इलेक्शंस के इवेंट हो गए, उसके बाद आप देखेंगे कि वोलेटिलिटी अचानक से क्रस करती है और प्रीमियम टूटते हैं। और अगर मार्केट में कोई बड़ा पैनिक आता है तो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होती है, बहुत तेजी से वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर हमें वोलेटिलिटी क्रस जब हो रहा है तो वो चेंज ऑफ द ट्रेंड इंडिकेट करती है, और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन भी चेंज ऑफ ट्रेंड इंडिकेट करती है डाउन साइड की तरफ। तो अभी करंट सिनेरियो में वोलेटिलिटी क्रस भी नहीं हुई है, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन भी नहीं है, यानी कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि 26,000 से मार्केट करीब 25,000 के आसपास आ गई। 1000 पॉइंट का सेल ऑफ आया है निफ्टी में। अब इसमें वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट वोलेटिलिटी एक्सपेंशन अभी नहीं आया है। वोलेटिलिटी एक्सपेंशन अगर कुछ अचानक से आएगा तो वो इंडिकेट करेगी कि कुछ बड़ी सेलिंग आ सकती है। और वोलेटिलिटी क्रस भी नहीं है, यानी कि बॉटमिंग आउट का भी अभी सिग्नल नहीं है। आज फर्स्ट टाइम 6-7% विक्स गिरी थी, बट वापस से विक्स अभी बाउंस हो गई थोड़ी। किस तरीके से विक्स, एक बार हम विक्स को भी देख लेते हैं कि क्या विक्स का सिनेरियो बन रहा है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। ये विक्स देखिए, अभी मैंने आपके सामने विक्स का ग्राफ खोला है और ये विक्स का डेली ग्राफ है, और अभी 14 के आसपास आपको विक्स दिख रही है। 14 ये विक्स, और विक्स स्लोली ऊपर जाके अभी साइडवेज से सिचुएशन में है। अब हमें ध्यान ये रखना है एज अ वोलेटिलिटी, एज अ ऑप्शन रिसर्चर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर विक्स किसी भी कंडीशन में 15 का ये जो लेवल है, अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15-16। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर विक्स। ये इंपॉर्टेंट लेवल है विक्स के लिए। अगर किसी कारण से विक्स 15.5 के ऊपर निकलती है तो विक्स फिर मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होने का चांसेस होगा, और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन का मतलब निफ्टी नीचे गिर सकती है, और उस केस में फिर निफ्टी 24,500 और 24,000 की तरफ जा सकती है। बट अगर ये वोलेटिलिटी एक्सपेंशन नहीं होता है, यहाँ पे दो सिनेरियो होगा। इस लेवल पे हमें क्या देखना है, वोलेटिलिटी का एक्सपेंशन होता है कि नहीं। अब आज लास्ट 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी वोलेटिलिटी गिर रही है, वोलेटिलिटी क्रस हो रही है। अगर वोलेटिलिटी विक्स क्रस हो रही है, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मार्केट स्टेबलाइज लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट में कल कल थर्सडे और फ्राइडे, इस वीक में पूरे 2 दिन और वो विक्स इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है, और विक्स आप ये मान के चलें कि डाउन हो करके अगर 12 के आसपास इस रेंज में आ जाती है, तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट इज बॉटमिंग आउट। और अब कोई पैनिक वाली बात नहीं है। 24,700 24,800 का लेवल एक सपोर्ट बन गया है, और मार्केट फिर अब वापस से बाउंस बैक और अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर सकता है। तो अब हमें, क्योंकि हम सभी के मन में अभी ये कंफ्यूजन होगी कि मार्केट यहाँ से और गिरेगी या ऊपर जाएगी, तो एज अ रिसर्चर उसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका विक्स है कि विक्स में यहाँ से वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होने वाला है या वोलेटिलिटी क्रस होने वाला है। अगर यहाँ से क्रस होता चला गया, इसका मतलब मार्केट बॉटम आउट कर जाएगी, और मार्केट में फिर आप पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स बहुत टूट गए हैं अभी। एचडीएफसी बैंक काफी नीचे मिल रहा है, रिलायंस नीचे आ गया है, आईसीआईसी बैंक नीचे आ गया है, निफ्टी के कई स्टॉक्स मिड कैप नीचे मिल रहे हैं आपको। तो जैसे ही विक्स आपको 2 दिनों में और क्रस होता हुआ दिखेगा, आप तेजी की तरफ व्यू बना के चल सकते हैं। और अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, विक्स 16 के ऊपर चला गया, तो फिर मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। तो इस तरीके से हमें वोलेटिलिटी क्रस और वोलेटिलिटी एक्सपेंशन को समझना चाहिए एज अ रिसर्चर।
अब हम आगे पुट कॉल रेशियो में चलते हैं और थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है। और कल वीकली एक्सपायरी है, तो आप लोग इसे यूज कीजिएगा। ये काफ़ी प्रिडिक्टिव है और काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से हमें एक्सपायरी हो सकती है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो होती है इसी का ही पार्ट है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में बेसिकली क्या क्या हमें देखना चाहिए। ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस हम करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये हम देखते हैं ऑप्शन चेन में किस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो एडवांस एनालिसिस है उसमें हम वोलेटिलिटी स्क्यू को देखने की कोशिश करते हैं। वोलेटिलिटी स्क्यू कैसे देखेंगे अभी मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। और ये जो डेटा है ये आपको जो मैंने फैल्कन सॉफ्टवेयर अभी बताया है उसमें आपको स्ट्राइक वाइज आईवी मिल जाएगी, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। और आप उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं आईवी का। स्ट्राइक प्राइस, हर स्ट्राइक की आईवी का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, तो उससे आपको फैल्कन में आइडिया मिल जाएगा। और तीसरा मैक्स पेन क्या होता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस का अगर एडवांस फॉर्म में देखें तो स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस हम लोग पीसीआर पीसीआर तो कई बार सुन चुके हैं, करते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में केवल पीसीआर नहीं है, ऑप्शन चेन में ओआई कंसंट्रेशन एनालिसिस, स्क्यू एनालिसिस और मैक्स पेन थ्योरी ये काफी इंपॉर्टेंट रखती है। और इसमें आज हमारा मेन फोकस रहेगा मैक्स पेन थ्योरी पे। मैक्स पेन थ्योरी और वोलेटिलिटी स्क्यू, इसके ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। वोलेटिलिटी स्क्यू का मतलब हो गया कि किधर ज्यादा डिमांड है ऑप्शंस में ये। और मैक्स पेन थ्योरी का मतलब हो गया कि किस लेवल पे एक्सपायर होगी मार्केट, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर को पेन होगा। मैक्स पेन थ्योरी, पेन यहाँ पे पेन वर्ड आ रहा है, ये इसलिए पेन है क्योंकि मैक्सिमम पेन किस लेवल पे होगा ऑप्शन बायर को। क्योंकि मार्केट में जो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है उसमें ऑप्शन बायर्स होते हैं और ऑप्शन सेलर्स होते हैं, दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, मार्केट जनरली डोमिनेट की जाती है ऑप्शन सेलर्स के थ्रू, क्योंकि ऑप्शन सेलर इज अ कैपिटलिस्ट एंड ऑप्शन बायर कम कैपिटल के साथ ट्रेड करता है। तो हर जगह कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड बाय अ कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेंट्स। तो मैक्स पेन थ्योरी ये बताती है कि किस लेवल पे एक्सपायरी होगी तो ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो एक्सपायरी वाला दिन है स्पेशली उस दिन आपको ये डेटा देखना चाहिए और उससे आपको ये समझ में आएगा कि आज की एक्सपायरी किस लेवल पे होनी चाहिए और उसको देख करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं। आज मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऊपर से गिरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ऑप्शन पेन आ रहा है वो 25,100 के आसपास सबसे ज्यादा ऑप्शन पेन सुबह आ रहा था। इसका मतलब है कि 25,100 के नीचे अगर मार्केट रहेगी या उसके आसपास रहेगी तो ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब हम ऑप्शन पेन में चलते हैं और वोलेटिलिटी स्क्यू को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। 1, मैं डेटा जस्ट ओपन कर रहा हूं आपको। ऑप्शन पेन और वोलेटिलिटी स्क्यू, 1 मिनट। आईवी 60 और 67, हाँ। अब देखिए ये जो आपके सामने मैंने एक ग्रीक्स का डेटा खोला है और मार्केट में 25,200 का लेवल
सेंटर लेकर के मैं चल रहा हूँ सुबह मार्केट जहाँ पे थी उस लेवल से। तो ये देखिए ये क्या क्या आ रहा है इस कॉलम में, क्या क्या आ रहा है पहले वो हम समझते हैं, क्या क्या रिलेवेंट है ऑप्शन रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो देखिए आपकी स्ट्राइक्स हो गई 25,200, 25,250, 300, क्योंकि आज हम लोग इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे थे सुबह से। तो ये स्ट्राइक सेंटर स्ट्राइक है ओपनिंग के हिसाब से। कॉल की ये क्लोजिंग प्राइस है और ये डेल्टा हो गया, डेल्टा का मतलब हो गया 0.35। इसका मतलब 1 रुपया ऑप्शन, 1 रुपया निफ्टी मूव करेगी तो 35 पैसे से कॉल ऊपर या नीचे जाएगी। अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आईवी स्क्यू, यानी आस्क आईवी। ये हो गई कॉल्स की और इधर हो गई मेरी पुट्स की आईवी। ये आप देखिए पुट्स की आईवी हो गई। अगर आईवी देखी जाए कॉल्स में तो कॉल्स की आईवी 12 है और पुट की आईवी है 13.38। कॉल की आईवी नीचे की देखेंगे 12,150 की 12.18 है और 12.14 है। पुट की आईवी कितनी है 13.45 और 13.30। यानी अभी हम देख रहे हैं कि आईवी किधर ज्यादा है, आईवी किधर ज्यादा है मतलब डिमांड किधर ज्यादा है, डिमांड आप देख रहे हैं पुट में ज्यादा है। अब इसको एनालिसिस कैसे करते हैं हम, एट द मनी से 2 स्ट्राइक ऊपर, एट द मनी से 2 स्ट्राइक नीचे, इन सब की आईवी का सम कर दिया तो इन सब की आईवी का सम आया 60 और इधर सबका आया 67। यानी कि 7 ज्यादा आ रहा है इधर आईवी का। तो स्क्यू अगर आप प्लॉट करेंगे तो बेसिकली स्क्यू टुवर्ड्स पुट आएगी, यानी पुट्स में डिमांड ज्यादा है, यानी पुट की तरफ डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये स्क्यूनेस पुट की तरफ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये गया। अभी अभी ये जो आपके सामने है ये तो बेसिकली अगले वीक वाली ऑप्शंस आ रही है, अगले वीक वाली, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है तो हम अगले वीक की ऑप्शंस में देख रहे थे। मैं आपके सामने करंट वीक वाली लेकर के आता हूँ, करंट वीक की लेकर के आता हूँ। अब देखिए मैं आपके सामने करंट वीक की ये ऑप्शंस की आई हुई है। अभी हम जो देखे हम लोगों ने प्रीवियस वीक का देखा, अब करंट वीक में देखते हैं। तो करंट वीक में आप देख सकते हैं 25,200 की जो पुट ऑप्शंस है इसकी आईवी आ रही है 18 और 25,200 की कॉल की आईवी आ रही है 11। टोटल अगर आप करेंगे तो 59 आ रही है, ये 91 आ रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पुट की तरफ ज्यादा है, करीब करीब 30 पॉइंट से 30-31 पॉइंट से ज्यादा है। तो डिमांड किधर है, डिमांड अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करना चाहें तो डिमांड एंड सप्लाई में पुट में डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू कॉल। तो ये बेसिकली वोलेटिलिटी स्क्यू अगर आप निकालेंगे, अगर तराजू की तरह स्क्यू देखेंगे तो स्क्यूनेस किधर है, पुट की तरफ स्क्यूनेस ज्यादा है कंपेयर टू कॉल। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का ये एडवांस मेथड है कि हम वोलेटिलिटी स्क्यू को एनालाइज करें। अगर आप और एडवांस देखना चाह रहे हैं तो फिर डेल्टा एनालिसिस भी होती है। और थीटा अगर आप देखेंगे तो ये कॉल का थीटा है, कितना थीटा है, एक दिन का थीटा अगर आप देखते हैं तो 25,200 की पुट का 43 रुपीज थीटा है, 25,100 की पुट का 60 रुपीज थीटा है। ये थीटा यानी एक दिन में टाइम वैल्यू उड़ जाएगी इतनी। तो इस तरीके से हम थीटा ग्रीक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑप्शन के ग्रीक्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमें वोल्टेज स्क्यू समझ में आ गया कि कैसे देखना है। अब मैं आपको मैक्स पेन दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैक्स पेन आप कैसे देखेंगे। अब देखिए ये जो डेटा है ये डेटा के लिए आपको एक्सेल में डेटा इस तरीके से मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। फैल्कन में एक ऑप्शन होता है कि आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एक्सेल पे, डेटा रिट्रीवल टू एक्सेल, और वहां पे फिर आपको अपने फॉर्मूलेज वगैरह लगा करके कैलकुलेशन करनी होगी। तो कोई भी डेटा एनएससी की डेटा जो फीड है, अगर आपके पास डेटा फीड है तो उसको आप एक्सेल पे डेटा को लाइव रिट्रीव कीजिए और वहां से आपको लाइव
ये कैलकुलेशन आ सकती है। तो इस तरीके से इसके हर ग्रीक्स के फॉर्मूला हैं, वेगा के फॉर्मूला है, थीटा के हैं, डेल्टा के हैं, तो वो रिट्रीव करके आप देख सकते हैं और फैल्कन के थ्रू भी आप ये ले सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन पेन में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें ऑप्शन पेन देखना चाहिए। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑप्शन पेन क्या होती है और ऑप्शन पेन को हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए उसका सिंपलेस्ट तरीका है कि एनएससी आप अब हम ऑप्शन पेन को समझते हैं और उसके लिए आपको आप गूगल ओपन करें और उसमें आप जस्ट डालें निफ्टी ऑप्शन पेन, निफ्टी ऑप्शन पेन। निफ्टी ऑप्शन पेन जब आप डालेंगे तो आपको कई सारे पोर्टल दिखेंगे। तो जो फ्री सोर्स है जहां से आप देख सकते हैं, उसमें एक निफ्टी ट्रेडर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे निफ्टी ट्रेडर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन पेन का डेटा खुल गया। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑप्शन पेन किस लेवल पे आ रही है। ऑप्शन पेन आपको यहाँ पे आ रही है 25,100 के लेवल पे, यानी कि करंट सिनेरियो के हिसाब से 25,100 के आसपास सबसे ज्यादा ऑप्शन पेन है। और इस लेवल के आसपास अगर एक्सपायरी होती है तो मार्केट में सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर को नुकसान होगा। तो हमें ऑप्शन पेन ये कैलकुलेट कैसे होती है? ये कैलकुलेट होती है कि हर स्ट्राइक्स पे जो ओपन इंटरेस्ट है, हर स्ट्राइक्स पे जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट में, और वो करंट मार्केट प्राइस उसका क्या है, और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट की जाती है हर स्ट्राइक्स पे। और जिस लेवल पे ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर एक्सपायरी आ जाए तो सारे के सारे ऑप्शंस वर्थलेस हो जाएं, और उस पॉइंट को ऑप्शन पेन पॉइंट बोला जाता है। तो नॉर्मली एवरी थर्सडे आप करीब करीब 12 बजे के आसपास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपायरी की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर सपोज कीजिए 12 बजे मार्केट ट्रेड हो रहा है, सपोज कीजिए 25,050 फॉर एग्जांपल ट्रेड हो रहा है मार्केट, फॉर एग्जांपल 25,050 ट्रेड हो रहा है और ऑप्शन पेन है 25,100 पे। तो मोस्ट लाइकली है कि मार्केट यहां से 50 पॉइंट का बाउंस लेना चाहिए और इसके आसपास बंद होना चाहिए। सपोज ऐसा है कि ऑप्शन पेन आ रहा है 25,100 और मार्केट ट्रेड कर रही है 25,160 पे, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट यहां से 60 पॉइंट गिर के इसके आसपास आने की एक्सपायरी कर सकता है। यानी कि एक्सपायरी वाले दिन, कल थर्सडे है तो कल आप इसे यूज करके देखिएगा, या हर थर्सडे जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो या जब भी आप इस वेबिनार को देख रहे हैं तो जो आने वाला थर्सडे या आने वाले मंथली एक्सपायरी है या कोई भी एक्सपायरी वाले दिन, आप 12 बजे के आसपास ऑप्शन पेन को नोट डाउन कर लें। और अगर उससे ऊपर मार्केट है तो मार्केट कोशिश ये करेगी क्लोजिंग में कि उसके आसपास बंद करें, और मार्केट अगर नीचे है तो वो बाउंस करने की कोशिश करेगी। तो इससे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग करने की, क्योंकि ऑप्शन पेन के नीचे मार्केट है तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, और ऑप्शन पेन से ऊपर मार्केट है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन पेन ये बताता है कि ऑप्शन जो सेलर्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस लेवल पे होगा और किस लेवल पे एक्सपायरी होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। और ऑप्शन पेन अगर आपको फ्री सोर्स लेना है तो आप गूगल में जाकर के निफ्टी ऑप्शन पेन सर्च करेंगे तो आपको ये डेटा वहां पे इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। अब हम वापस से प्रेजेंटेशन में चलते हैं और तो देखिए, अभी हम लोगों ने ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर दो मेनली समझने की कोशिश करी कि स्क्यू एनालिसिस क्या होती है और ऑप्शन पेन थ्योरी क्या होती है। अब एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया, अब आप और एडवांस ऑप्शन पेन थ्योरी के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं।
बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारा उसकी कैलकुलेशंस आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन पेन, आपका ये टास्क होना चाहिए कि आने वाले समय में आप ऑप्शन पेन पे रिसर्च करें एज अ ऑप्शन रिसर्चर, और उसको और इन डेप्थ समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। और जो हम लोगों ने वोलेटिलिटी स्क्यू डिस्कस किया, इसके ऊपर भी आप और रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपकी रिसर्च और बेहतर हो सके। अब लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सीएमटी, एक काफ़ी अच्छा डेजिग्नेटेड कोर्स है, कई सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो जिनको दे मस्ट बी लुकिंग फॉर सम कोर्स इन टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इज सीएमटी, चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। ये आप कर सकते हैं। इसकी ये इस तरीके से ये बुक आती है इसकी, ये आप देख सकते हैं। सीएमटी की ये बुक है, ये यूएस की रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और काफ़ी अच्छी वेलेबल कोर्स है। सीएमटी चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। ये 3 लेवल्स में होता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 बेसिक हो गया, लेवल 2 और लेवल 3 इसमें पूरा के पूरे आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख सकते हैं, और ये नैस्डैक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या इस समय आप पढ़ सकते हैं, टाइम आपके पास है और आप इस लाइन में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और इसकी ये कुछ स्टडी मॉड्यूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सीएमटी। सेकेंड, बुक्स ऑन ट्रेडिंग। बुक्स ऑन ट्रेडिंग में एक तो अभी मैंने आपको दिखाया कि टेक्निकल एनालिसिस के पे आप एक बुक जॉन मर्फी की है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई। मैं खास तौर से बुक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे लिख भी सकता था, बट बुक दिखाने से क्या है, आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई ये बुक हम देख सकते हैं। ये एक है, और दूसरा ऑप्शंस के लिए ये बहुत अच्छी बुक है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस मैकमिलन की बुक है, ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस मैकमिलन की। ये बुक पढ़ के आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ये 2 बुक काफी है एजुकेशन के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ मस्ट। एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कोर्स करना है तो सीएमटी प्रोग्राम हो गया, बुक्स पढ़नी है तो 2 बुक हो गए, एक टेक्निकल्स पे एक ऑप्शंस पे। वेबिनार्स और सेमिनार्स आप जितना ज्वाइन करें उतना अच्छा है। एजुकेशन ट्रेडिंग कम्युनिटीज आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं अलग अलग यूट्यूबर्स के, अगर आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और एक ट्रेडिंग सीखने के लिए ट्रेडिंग सिमुलेटर्स होते हैं, यानी कि आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप लाइव ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो न्यू ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि वो अगर इन सब चीज को फॉलो करें, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के साथ ही आप इस में आए तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ यूजफुल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एक तो एनएससी की वेबसाइट से आप, और या बीएससी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अब एनएससी की वेबसाइट में क्या क्या डेटा देख सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट में आपको एफआईज का डेटा मिलता है। जब आप एनएससी इंडिया में जाएंगे या फिर आप गूगल में सिंपली टाइप कर सकते हैं कि एफआईज डेटा, जो एनएससी की वेबसाइट में मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एज अ कॉमन हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रिटेल हो गया, एफआईज हो गया, प्रोप्राइटरी और म्यूचुअल फंड्स। ये 4 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं सेबी में, जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। हम लोग सब रिटेल कैटेगरी में आते हैं। प्रोप्राइटरी फंड्स वो होते हैं जो बड़े बड़े, जैसे एसएमसी ग्लोबल इज अ प्रोप्राइटरी अकाउंट उनका है, आर्बिट्राज हाउसेज हो गए, वो एज अ प्रोप्राइटर्स रजिस्टर होते हैं, जिनकी कैपिटल साइज 200 करोड़ से ऊपर होती है। एफआईज की एक अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, और म्यूचुअल फंड्स भी चौथा पार्टिसिपेंट्स होता है। तो हर पार्टिसिपेंट्स का वॉल्यूम और हर पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें एक्सचेंज देती है। तो एनएससी की वेबसाइट में ये काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है,
पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये आप वहां से देख सकते हैं। और इसे स्टडी करने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस डे को करंट डे से कंपेयर करें और डिफरेंस निकाल के देखें कि आज किसने वॉल्यूम क्रिएट किया है, आज किसने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्टिसिपेंट ज्यादा एक्टिव है मार्केट में और किस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। तो एनएससी की वेबसाइट से आपको ये डेटा मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद डिलीवरी का डेटा अगर आप देख रहे हैं तो डिलीवरी का डेटा भी आप एनएससी की वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद मनी कंट्रोल की वेबसाइट में काफी न्यूज एंड इंफॉर्मेशन है, ये एक फ्री सोर्स है। चार्टिंग के लिए हम फैल्कन यूज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्डर्स, यानी अगर आपको मान लीजिए स्ट्रैटेजी का ये देखना है, पे ऑफ देखना है, मार्जिन देखना है, कंस्ट्रक्शन देखना है, तो उसके लिए आप सेंसिबल यूज कर सकते हैं। सेंसिबल में आपको बहुत सारा डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रायल में भी लेकर के आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और अगर आपको डेटा चाहिए तो एसएमसी का ऑटो टेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन चेन का डेटा है, डिलीवरी का डेटा है, वीवैप के प्राइसेस के डेटा हैं। ये सब डेटा के लिए आप ऑटो टेंडर का डेटा यूज़ कर सकते हैं। एक माई एफएनओ बोल के भी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, माई एफएनओ को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेटा अवेलेबल होता है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो चार्टिंग के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए फैल्कन इज द बेस्ट। और फिर आप एफएनओ रिलेटेड अगर डेटा देख रहे हैं तो सेंसिबल, ऑटो टेंडर और माई एफएनओ, इन तीनों में से कोई भी आप एक्सप्लोर करके वैल्यू वैल्यू फॉर मनी जो भी आपको लगे आप चेक करके ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि की डेटा फॉर एनालाइजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या की डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तो जैसे ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। आईवी को हमेशा हमें फोकस में रखना चाहिए। आईवी स्क्यू हो गया, विक्स हो गया, ऑप्शन चेन डेटा हो गया, ऑप्शन के ग्रीक्स किस तरीके से चल रहे हैं, इसमें स्पेशली वेगा और थीटा पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, डेल्टा, ये तीन ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग यहाँ पे निफ्टी है तो उसका प्राइस मूवमेंट क्या है, मार्केट सेंटिमेंट में पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, विक्स क्या चल रहा है और वॉल्यूम क्या चल रहा है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। और एफआईस का डेटा क्या बन रहा है, यानी कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें कम से कम इन छोटे छोटे डेटा का पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल भी इन सब डेटा पॉइंट्स का आइडिया नहीं होता है, उनको केवल वो ये प्राइस पे ट्रेड एक्ट करते हैं। बट अगर हमें इम्प्रूव करना है और हमें रिसर्च करनी है और हमें और सीखना है तो हमें कम से कम इन डेटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसमें मेन जो ऑप्शन रिसर्चर्स होते हैं या ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो इन सब डेटा को अपने पास, मतलब इनको एनालाइज जरूर कर करके अपना ट्रेड डिसीजंस लेते हैं। तो ये सब डेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज का मतलब हो गया कि हमें, अगर हम से नए ट्रेडर हैं तो हमें छोटी पोजीशन साइज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस गेम में बने रहें और लर्निंग करने के बाद ही आपकी अर्निंग कब स्टार्ट होती है। लर्निंग टाइम आपका अलग अलग ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकती है। आज हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या सीए करते हैं या डॉक्टर बनते हैं तो उसमें भी कम से कम 4 से 5 साल का पीरियड आपको लगता है। इंजीनियरिंग में 4 साल, मेडिकल में 8 से 10 साल, सीए में भी 3 से 4 साल। तो कोई भी फील्ड ले लें आप, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर फील्ड में आपको 3 से 5 साल देने होते हैं। तो अगर ट्रेडिंग में हम अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसमें भी आपको 2 से 3 साल लर्निंग के लिए देने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप यंग हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक आध साल 6 महीने लर्न करके काफी अच्छा अर्न कर लूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर अर्निंग के पीछे, हर क्वालिफिकेशन के पीछे आपको टाइम देना चाहिए। तो पोजीशन साइज स्टार्टिंग में आप कम से करके चलें, फिर जैसे जैसे हम प्रॉफिटेबल होते जाएं तभी हमें पोजीशन बढ़ाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्टॉप लॉस के बिना हमें ट्रेड नहीं लेने चाहिए। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, यानी कि हमारे पास हर ट्रेड का हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और उस डायरी में टाइम स्टैम्प के साथ वो लिखी होनी चाहिए कि हमने क्या ट्रेड लिया, उसका क्या लॉजिक था, ताकि हम हर वीकेंड पे उसको एनालाइज कर सकें
कि हमने क्या क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे क्या मिस्टेक्स है और उस मिस्टेक से हम कैसे नेक्स्ट वीक को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए कुछ कुछ मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम फिक्स स्टॉप लॉस बेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं, यानी हम फिक्स प्राइस पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया, वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस स्टॉप लॉस होता है कि सपोर्ट टूटेगा तो आप निकल जाएंगे, रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो निकलेंगे। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया कि अगर से आपका ट्रेड 2 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ और 2 घंटे तक आपने ट्रेड होल्ड किया और प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, तो वो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया। एक मेंटल स्टॉप लॉस हम लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए, यानी कि एक प्राइस आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डाला, बट अगर वो प्राइस आ गया तो उस प्राइस पे हम एग्जिट कर जाते हैं, वो मेंटल स्टॉप लॉस बोलते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज किए जाते हैं और वॉल्यूम क्लस्टर्स यूज करते हैं। इन सारे पॉइंट्स में से सबसे मोस्ट रेलेवेंट वॉल्यूम क्लस्टर्स हैं। वॉल्यूम क्लस्टर्स का मतलब हो गया कि जिस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम क्लस्टर्स के थ्रू। और अगर उस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होती है या आपके प्राइस क्लोज होता है तो आपको स्टॉप लॉस वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्लस्टर्स को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्लस्टर्स क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, और इसके बेसिस पे स्टॉप लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। वाइडर स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस कई बार ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। अवॉइड कॉमन लेवल, जो छोटे छोटे कॉमन जैसे स्टॉप लॉस ऑफ 90, 80, 100, ये कॉमन लेवल्स हैं, इसे अवॉइड करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ आप 98 यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 87 यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें हमेशा जो टेक्निकल लेवल है उससे नीचे या स्लाइटली अबव और बिलो टेक्निकल लेवल यूज करना चाहिए। और स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हैं। कई बार अगर हमें ऑप्शन, आप देखते होंगे कि हम नेकेड ऑप्शंस की जगह ऑप्शन हेज स्ट्रेटजीज में पोजीशंस लेते हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो लग रही है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में या ट्रेड में रिस्क लग रहा है कि नहीं, नेकेड में लेने में रिस्क हो सकता है, वोलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो उस केस में हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज की तरफ मूव करते हैं जो बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स होती है। और उसमें भी मार्जिन आपका बहुत ज्यादा नहीं लगता है। करंट सिनेरियो में 30-40 हजार का मार्जिन में आपका ट्रेड हो जाता है। तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी को भी नेकेड ऑप्शंस की बजाय आप ऑप्शन स्ट्रेटजी पे भी फोकस कर सकते हैं। इसमें लो रिस्क है, लो रिटर्न, रिटर्न थोड़ा कम जरूर है, बट आपका रिस्क काफी हद तक मैनेजेबल रिस्क है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन स्ट्रेटजी जैसे बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू आप आराम से साल का 30 से 40% रिटर्न बना सकते हैं। नेकेड ऑप्शन में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी है, बट वो रिस्की प्रोडक्ट है। और अगर आप ऑप्शन स्प्रेड्स करते हैं तो आप साल का 30 से 40% रिटर्न आराम से इसमें हेजिंग के साथ बना सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो से रिलेटेड बेसिकली इसमें सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम 1:1 का रिस्क रिवार्ड पे प्ले करते हैं तो 50% हमारा विन रेट होना चाहिए, तो हम ब्रेक इवन आएंगे। यानी कि अगर हम 1:1 के रिस्क रिवार्ड से प्ले करें और हमारा विन रेट 50% है तो भी आप ब्रेक इवन रहेंगे। तो अभी क्या होता है, सेबी का डेटा में क्यों 93% ट्रेडर लूजर हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है। 93% लूजर्स क्यों हैं? क्योंकि नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 होता है। नॉर्मली 1:1 होगा, यानी कि आप 25 पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करेंगे और लॉस भी हो सकता है, आप 25 पॉइंट बुक कर रहे हो या 30 पॉइंट बुक कर रहे हो। ये ज्यादातर एवरेज ट्रेडर्स का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखा जाता है। और विन रेट आपका 50% से कम जैसे ही हुआ तो आप लॉस में रह जाएंगे, और प्लस आपकी कमीशन प्लस टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, ब्रोकरेज हो गई, ये सब सब मिला करके आप 50% पे भी ब्रेक इवन नहीं होंगे, 50% पे भी आपका लॉस होगा। यानी आप 60% अगर सही होंगे तब भी आपका ये ब्रेक इवन आएगा, लॉस प्रॉफिट नहीं होगा अगर आपका 60% सक्सेस रेशियो भी है तो। क्योंकि आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो से ट्रेड कर रहे हैं, और 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में अगर आपका विन रेट 60% है देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग मनी। द रीजन इज यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाती है।
तो हमें क्या है, हमें हर हालत में कोशिश ये करनी चाहिए कि 1:1.5 से 2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए, ताकि हम 50% के विन रेट पे प्रॉफिट बना पाए। तो इसके लिए क्या है, हमें राइट एंट्री जरूरी है। अगर हम राइट एंट्री पे नहीं ले पाएंगे तो हमारा विन रेट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं फोकस करता हूं कि राइट एंट्री पॉइंट अगर आपकी अच्छी मिलेगी तो आपका विन रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर बनेगा। क्योंकि अगर आपका एंट्री पॉइंट अच्छी नहीं है, आप मूवमेंट के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करेंगे, हम 15 20 25 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके भाग जाएंगे और लॉस हमारा 30 से 40 पॉइंट हो सकता है। और अगर हम एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद करेंगे, यानी कि 61% रिट्रेसमेंट पे करेंगे या उसके रिवर्सल पे करेंगे, तो हमारा विन रेट भी अच्छा होगा और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बेहतर होगा। तो इस स्लाइड में बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेल 93% इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि उसका विन रेट अगर 60% है तो भी प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 का होता है और हम एंट्री पे फोकस नहीं करते हैं। तो हमें एंट्री पे फोकस करना है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम से कम आपको 1:1.5 का रखना पड़ेगा, तब जाके हम 50% विन रेट पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर में चलूंगा। और इस स्लाइड में मेनली काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में फियर, एंगर, एंजाइटी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और ये हर ट्रेडर्स के साथ, हर ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमारा पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग प्लान। यानी जैसे मेरा अपना ट्रेडिंग प्लान क्या है कि मैं 9 से 11 डेटा को ऑब्जर्व करता हूं और 11 बजे के बाद रिट्रेसमेंट पे रिवर्सल कैंडल बनी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर वीवैप पे रिवर्सल कैंडल बना तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज अ ट्रेडिंग प्लान। तो आपका भी एक अपना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। थर्ड प्लान में ये है कि एंट्री के बाद अगर 30 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट मिला तो हम बुक कर लेते हैं। एग्जिट रूट क्या हुआ कि 20-25 पॉइंट के आसपास लॉस मिला तो हम एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो ये पूरा एक ट्रेडिंग प्लान हो गया जो हम या मैं फॉलो करता हूं अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में। इस तरीके से आपके पास भी एक अपना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। और अगर आप उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको फियर ऑफ एंट्री नहीं होगी, एंग्जाइटी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप उस ट्रेडिंग प्लान के तहत ट्रेड कर रहे हैं। और वो ट्रेडिंग प्लान आपका बैक टेस्टेड होना चाहिए, यानी आप उसको कम से कम 6 महीने 1 साल बैक टेस्ट करते हैं कि वो ट्रेडिंग प्लान जो आपने डेवलप किया है उसकी एक्यूरेसी मिनिमम 60% आ रही है या नहीं आ रही है, विथ रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5। अगर 1:1.5 पे 60% विन रेट आ रहा है, इसका मतलब आपको लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट इज अ डिफरेंट मैटर, बट फर्स्ट मैटर है कि लॉस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बैक टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि ये लूजिंग मॉडल नहीं है। अगर लूजिंग मॉडल नहीं है तो आप उसे लाइव ट्रेडिंग करके आप कई नई नई चीजें सीख करके उसे और प्रॉफिटेबल मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे। बट प्राइमरी एम ये होना चाहिए कि आपका जो बैक टेस्टिंग मॉडल है वो लूजिंग मॉडल नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग जो अपने ट्रेड प्लान पे जो हम लोग फोकस करते हैं कि 9 से 11 के बीच में हम डेटा को देखते हैं, 11 के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं वीवैप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो इसको जब मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये कम से कम लूजिंग मॉडल नहीं है, प्रॉफिटेबल मॉडल। आप इसे बना सकते हैं ट्रेड एंट्री करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, पोजीशन मैनेजमेंट करके। बट कम से कम ये पक्की बात है कि ये जो ट्रेडिंग मॉडल हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं या मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये लूजिंग मॉडल नहीं है। अगर लूजिंग मॉडल नहीं है तो आने वाले समय में आप इससे प्रॉफिट जरूर बना पाएंगे। उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, राइट एंट्री पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, इन फियर, ग्रीड, इन सबको मैनेज करने के लिए पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, पेशेंस यानी कि एंट्री पॉइंट के लिए वेट करना। अब आज आप देखिए मार्केट सुबह सुबह 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद एंट्री मिली आपको, जब मार्केट 60-70 पॉइंट रह गई, वहां से बाउंस आया और उसके बाद फिर मार्केट नेगेटिव में चली गई। बट ये है कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे में ऊपर या नीचे चली जाएगी, आपको वो एंट्री का मौका देगी आपके लेवल्स के आसपास। तो हमें पेशेंस के साथ ही एंट्री करना चाहिए। तीसरा, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर डिफाइंड होना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मेरी कि मुझे साल में अगर 30 से 50% के बीच में रिटर्न आ रहा है तो ऑप्शन में अच्छा रिटर्न है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे साल में 200% का रिटर्न ऑप्शन से आ सकता है, तो वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल 200% का रिटर्न नहीं है, जो ज्यादातर हम लोग रिटेल ऑप्शन ट्रेडर ऐसा सोचते हैं।
एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वेबिनार में आपको नए नए टॉपिक्स पे नए नए एजुकेशन से अवेयर करा पाए। बाकी आप इसे और एक्सप्लोर करें। जैसे आज के इस वेबिनार में मैंने नए टॉपिक को टच किया। ऑप्शन पेन क्या होती है, वोलेटिलिटी स्क्यू क्या होती है, विक्स को हमें कैसे देखना चाहिए, वोलेटिलिटी क्रस क्या होती है, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हमें कैसे देखना चाहिए। तो इससे क्या है, बेसिकली इन वेबिनार से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि ये टॉपिक भी यूजफुल टॉपिक है। बाकी आप इसके ऊपर जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में आपको इनको ऑब्जर्व करना होगा, तो और आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आप पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पावरफुल टूल है बैक टेस्टिंग। यानी आपको जब समय मिले आप अपने मेथड को बैक टेस्ट कीजिए, हिस्टोरिकली बैक टेस्ट कीजिए, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग करने में। तो जिसके कारण आपको एंग्जाइटी जो ट्रेड की है वो कम होती चली जाएगी और आप अपने पोजीशंस को बिल्ड कर पाएंगे। फिर ये सिंपल है, विजुअलाइज सक्सेस, ग्रेजुअल एक्सपोजर हमें लेना चाहिए, सेट क्लियर मैनेजमेंट रूल्स, यूज पॉजिटिव एंड अफर्मेशन, जर्नलिंग ये इंपॉर्टेंट है। यानी हर ट्रेड का आपको नोट डाउन करना है। और जब कभी 2-4 बार लॉस हो जाए तो एक आध दिन का ब्रेक भी जरूरी है। टाइम अवे फ्रॉम द स्क्रीन, यानी अगर आपको कंटिन्यूअस 3 दिन कंटिन्यूअस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर एक दिन का ब्रेक ले लिया जाए तो फिर आप वापस से रिवाइव करके, या 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं तो रिवाइव करके वापस से अपने ट्रेड में आ सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस 3 से 5 दिन अगर लॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है और आपकी डिसीजन मेकिंग उसमें प्रॉब्लम गड़बड़ होने लग जाती है। तो टाइम अवे फ्रॉम द स्क्रीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महीने 2 महीने में एक आउटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। तो इसमें आपको कभी कभी स्क्रीन से अवे भी होना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मुझे जो लगता है, डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। ये ट्रेडिंग प्लान आपका होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बैक टेस्टिंग जो रेड में है ये होनी चाहिए, और जर्नलिंग। ये चार मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट मुझे लगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ट टू सम अप, आप मुझे जी बिजनेस पे देख सकते हैं हर दिन 12:35 से 12:50 के बीच में, और 2:15 से 2:30 के बीच में। और अगर इवनिंग में है तो 7:40 से 7:50 के बीच में, मंडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चल सकते हैं अनुज। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। अनुज, आप यस सर। रिलेवेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। सर तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहा है और काफ़ी नई नॉलेज लोगों को मिली है। जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं उससे यही लगता है। सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्क्यूनेस और आपने विक्स की बात करी, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं अपने डेली ट्रेड्स में, या फिर पोजिशनल उसको लेना है किस तरीके से? देखिए, विक्स हम लोग क्या देखते हैं, हम विक्स ये देखते हैं कि कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग क्या है विक्स में। अब मान लीजिए कल की क्लोजिंग से आज विक्स 4-5% डाउन है, तो इसका मतलब मार्केट में पैनिक नहीं है। अगर मार्केट सपोज कीजिए फ्लैट खुला है तो उसके बाद चांसेस होता है कि वो ऊपर चली जाएगी। तो विक्स सिंप्लीफाई करने के तरीके से आप इतना ही ध्यान रखें कि कल की क्लोजिंग से आज की जो विक्स करंट विक्स है, क्या वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो ये तो हो गया एक सिंपल समझने के लिए कि आज का मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो फिर विक्स का ट्रेंड भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी विक्स का चार्ट दिखाया, तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन से विक्स गिर रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने का, और मार्केट में 24,700 24,800 एक सपोर्ट लेवल है। ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी या क्या होगा। तो मार्केट में 24,700 24,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर यहाँ से 2 दिन से वॉलेटिलिटी गिर रही है, विक्स गिर रही है, ये एक अच्छा साइन है। अगर यहाँ से वॉलेटिलिटी विक्स और गिर गई 2 दिन, तो इसका मतलब है कि मार्केट बॉटम बना लिया है और मार्केट अब 25,000 के ऊपर भी जा सकती है। तो विक्स को आपको एक तो देखना होगा कि कंटिन्यूअस अगर 2-3 दिन गिर रही है तो वो पॉजिटिव साइन है, और कंटिन्यूअस 2-3 दिन अगर बढ़ती चली जा रही है तो वो मार्केट के नेगेटिव साइन है।
सर इसी का सप्लीमेंट क्वेश्चन ये है कि आपने विक्स की बात करी, तो कई बारी हमने देखा है कि ट्रेड लेने के बाद एकदम से विक्स पलटता है, तो उसमें ट्रेड को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, विक्स के साथ साथ डेटा भी पलट जाता है, ऐसा नहीं है। विक्स बनता कैसे है? विक्स तो जो हमने वॉलेटिलिटी स्क्यू डिस्कस किया उसी से विक्स बन के आती है, क्योंकि विक्स का जो कंपोजिशन है, जो कैलकुलेशन है, वो हर स्ट्राइक्स की जो आईवी है उसके ऊपर विक्स बन के आती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी स्क्यू को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको वहां से अर्ली साइन मिलने लग जाएंगे कि स्क्यूनेस किधर मूव कर रहा है, वो अर्ली इंडिकेटर है। और विक्स में फिर धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा। बट यस, कई बार होता है कि सेकेंड हाफ में विक्स बहुत तेजी से मूव करती है, तो उस केस में आप इंट्राडे में विक्स का 15 मिनट्स का चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंट्राडे में प्राइस गिर रहा है और विक्स का चार्ट ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब इंट्राडे में वो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विक्स का भी 15 मिनट का चार्ट अपने सामने रखते हैं एज अ ऑप्शन एनालिस्ट, और हम ये देखते रहते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो विक्स स्टेबल होना चाहिए। यानी प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो विक्स जरूरी नहीं है गिरे, विक्स स्टेबल भी है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जाने में स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पे समझने की चीज क्या है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है, प्राइस गिर रहा है और विक्स बढ़ने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि वो मार्केट गिरनी चाहिए। जैसे आज ही हुआ कि हम लोगों ने करीब 2:30 बजे के आसपास इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है, और हम पुट स्प्रेड की तरफ चले गए। उसके पीछे रीजन ये था कि निफ्टी वीवैप से रिजेक्ट हो रही थी और विक्स बढ़नी चालू हो गई थी 15 मिनट के कैंडल में। तो उससे समझ में आ गया था कि जो ये गिर रही है इसमें जो डिमांड है वो पुट की तरफ आ रही है। तो उसके कारण मार्केट में आपने देखा हो कि लास्ट में 3 बजे के बाद करीब 60-70 पॉइंट की सेलिंग बहुत फास्ट आई। तो ये विक्स के चार्ट्स को आप साइमल्टेनियसली निफ्टी के चार्ट्स के साथ, 15 मिनट के चार्ट के साथ कोरिलेट करके लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर है सर। उसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट दिन का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव हो गया और एक्सपेंशन का मतलब नेगेटिव हो गया। तो अगर सपोज कि आज कॉन्ट्रैक्शन है और तो उससे हम यही मान के चलेंगे कि अगर विक्स का कॉन्ट्रैक्शन है तो अब अगर न्यूज़ के कारण कॉन्ट्रैक्शन है तो वो अलग हो गई। जैसे आज क्या है कि आज का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो एक इवेंट के कारण था, वो एक इलेक्शंस के कल रिजल्ट्स आए, हरियाणा इलेक्शंस के, उसके कारण, और थोड़ा सा आरबीआई की पॉलिसी के इवेंट के बाद। तो वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन था वो इवेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्शन था, तो उसको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम नॉर्मल बिना इवेंट के अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और बिना इवेंट के अगर कोई एक्सपेंशन है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। और अगर इवेंट के साथ है तो उसको उतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो इवेंट खत्म होने के कारण विक्स गिरा है। तो आज जो विक्स गिरी है या विक्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो बिकॉज ऑफ इवेंट है, क्योंकि कल विक्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, बट आज का मेन कॉन्ट्रैक्शन इवेंट के कारण है। कल देखने लायक होगा कि कल जो वीकली एक्सपायरी है इसमें विक्स क्या बिहेव करती है, क्योंकि कल कोई इवेंट नहीं है, कल नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग है। यानी कि अगर उसमें एक्सपेंशन होता है तो मार्केट में वीकनेस आ सकती है, और अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। सर ये जो जितनी भी चीजें आपने बताई, इसको फिबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल से अपन किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, एक पूछा है। देखिए, फिबोनाची हम लोग इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, इंट्री टेक्निक्स है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ इंट्री टेक्निक। और इसमें क्या है कि जैसे मार्केट में रैली हो रही है तो जैसे हमारी जो स्ट्रेटजी है कि रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, जो ट्रेड लेना है वो रनिंग मार्केट से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका रिट्रेसमेंट पे लेना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में जो बेस्ट सुटेबल लेवल है वो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो वहां पे हम एंट्री लेते हैं। तो ये इसमें क्या रिस्क भी आपका कम होता है। तो ये बेसिकली एंट्री टेक्निक है, वीवैप या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, इसके बेसिस पे आप एंट्री यूज कर सकते हैं, और ये केवल इंट्राडे में आप यूज करना चाहिए। लंबे समय के लिए आपको कई बार एंट्री नहीं मिलेगी। ये इंट्राडे एंट्री मेथड है जो गोल्डन रेशियोज के ऊपर डेवलप्ड है, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जैसे कि 50%, 61%, 78%। तो मोस्ट रिलायबल रेशियो 50 से 60, 61% इज द मोस्ट रिलायबल रेशियो, वहां पे आप एंट्री रिवर्सल कैंडल पे कर सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन एवरेज ट्रू रेंज की इम्पोर्टेंस पर है, और इसको हम लोग ट्रेडिंग टेक्निक में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, एवरेज ट्रू रेंज का मतलब हो गया कि मार्केट की रेंज क्या चल रही है, एटीआर जिसे बोलते हैं, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज, यानी एवरेज रेंज का एवरेज क्या है। तो अभी क्या एटीआर बढ़ी हुई है, अगर आप देखेंगे तो हर 15 मिनट में मार्केट 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप पूरे दिन का एटीआर निकालते हैं, एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, और आप उसे निकालेंगे तो एटीआर अभी आपको 40-50 पॉइंट के आसपास निफ्टी का एटीआर आएगा। तो एटीआर अगर बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए, और एटीआर छोटा है तो स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो नॉर्मली जो हम लोग अगर आप एटीआर यूज कर रहे हैं एवरेज ट्रू रेंज, तो उसके ऊपर आप एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। हर समय आपका एक ही स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना होगा, वोलेटिलिटी कम है तो कम स्टॉप लॉस से काम चल जाएगा। तो एटीआर को हम यूज करते हैं मार्केट की रेंज को फाइंड आउट करने में। यानी अगर एटीआर ज्यादा है तो इसका मतलब आपका बड़े स्टॉप लॉस से आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी में हिट हो जाएगी। जैसे अभी करंट सिनेरियो में एटीआर ज्यादा है, तो नॉर्मली हम लोग 1.25 एटीआर प्रीफर करते हैं, कि अगर एटीआर सपोज 40 है तो जैसे ऑप्शंस का ही आप एटीआर निकाल सकते हैं, एटीआर आप निफ्टी का भी निकाल सकते हैं, एटीआर आप ऑप्शंस का भी निकाल सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए ऑप्शन का एटीआर 15 मिनट की कैंडल का एटीआर 25 पॉइंट चल रहा है, तो 25 पॉइंट इंटू 1.25, तो 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी के सिनेरियो में बनता है। अगर सपोज कीजिए एटीआर ऑप्शन का 20 पॉइंट का है, तो 20 इंटू 1.25, 25-26 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। तो एटीआर के थ्रू आप मार्केट की रेंज निकालते हैं कि वॉलिडिटी ज्यादा है या कम है, और उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम एटीआर को यूज करते हैं। सर हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने मैक्स पेन की बात करी एक्सपायरी पर, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रेरियन व्यू की तरह काम करेगा आगे चल के एक्सपायरी पर? बिल्कुल, एक्सपायरी वाले दिन हमें मैक्स पेन पे फोकस करना चाहिए। कॉन्ट्रेरियन व्यू की तरह काम करता है कई बार 12 बजे के बाद, क्योंकि अगर 12 बजे के आप अर्ली देख रहे हैं तो मैक्स पेन डेवलप होती है, और 9 बजे से 12 बजे तक वो पूरी की पूरी पोजीशन जब ऑप्शंस की बन जाती है, तो जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो मैक्स पेन के हिसाब से मार्केट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी समय मिलता है। और मैक्स पेन की एक्यूरेसी आप देखना चाहते हैं तो और ज्यादा आपको 12:30-1 बजे के बाद मिलती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन राइटर्स भी ट्रैप हो जाते हैं, और कई बार आप ये देखिएगा कि मैक्स पेन सपोज कीजिए 25,000 पे है, और मार्केट 25,050 के ऊपर चल रही है। वो नॉर्मली मैक्स पेन थ्योरी ये बोलती है कि वो मार्केट 25,000 के आसपास आनी चाहिए, बट कई बार ऑप्शन राइटर भी कभी कभी ट्रैप होते हैं, और उस केस में बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आती है। ये ऐसा आज से 2-3 वीक पहले हुआ था। अगर आप याद करें तो एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर हुई थी, और उस दिन ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो गए थे, 10 रुपए की ऑप्शन 400 रुपए हो गई थी। तो ये रेयर सिचुएशन में होता है, बट ज्यादातर सिचुएशन में ऑप्शन जो मैक्स पेन की थ्योरी है वो एज अ कॉन्ट्रेरियन थ्योरी काम करती है, जिसकी एक्यूरेसी 65 से 70% आती है। बट कभी कभी रेयर सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मैक्स पेन के लेवल से अगर ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो रहे होते हैं, या कोई काफी तेजी से कोई न्यूज इवेंट आ गया, तो उस केस में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होती है। बट 70% ऑफ द टाइम आप इसे एज अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोग जो अटेंड किए हैं वेबिनार, उनका भी धन्यवाद। हम ये मानते हैं कि सारे क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले सकते हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में उसको जरूर कवर करेंगे। आप अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Anuj ji, and thank you all the participants for attending this webinar, for giving a valuable time. थैंक यू अगेन, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।